स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का जितने भी एमसीक्यू है उनके एक्सरसाइज के एमसीक्यू के। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का डिस्कशन कर लिया है और ये है चैप्टर 4 जो कि मानव विकास चैप्टर 4 है, वहाँ से आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसमें पहला है कि क है आकार में वृद्धि, दूसरा है गुण में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा है आकार में स्थिरता और चौथा है गुण में साधारण परिवर्तन। तो विकास का पढ़ चुके हैं चैप्टर विकास, मानव विकास। मानव विकास में बोला जाता है कि गुण में क्या होना चाहिए, धनात्मक में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी चेंज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए वो, अगर गुण में जो परिवर्तन हो रहा है वो धनात्मक में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ख। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा, पहला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा है डॉक्टर महबूब उल हक और तीसरा है एलन सी सैम्पल और चौथा है रेटजेल। ये जो दो है नीचे का, एलन सी सैम्पल और रेटजेल, ये मानव भूगोल को परिभाषित किया है, उसकी अवधारणा दी है, न कि मानव विकास की। ये जो ऊपर के दो है अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक, ये दक्षिण एशियाई विद्वान थे और जिसमें से कि डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास की अवधारणा दी है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ख। इसका सही आंसर ख हो जाएगा दूसरा का। इस तरह से ये जो है चैप्टर 4 मानव विकास, इसका एमसीक्यू हो चुका है। हम चलते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्रियाकलाप इस चैप्टर में जितने होते हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो अब इसका पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है, रोपण यानी कि जिसमें रोपने का काम होता है। तो इसमें देखिए पहला है कॉफ़ी, दूसरा है गन्ना, तीसरा है गेहूँ, चौथा है रबर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या हो जाएगा कि गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है, गेहूँ रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये सब ब्रिटिशों और उपनिवेशिक जो सरकार थे उपनिवेशिक के द्वारा लाया गया था। निम्न में से दूसरा है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। सहकारी कृषि से का जो सफल परीक्षण किस देश में किया गया, पहला है रूस, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है भारत, चौथा है नीदरलैंड। ये तो बहुत आसान है, ये आपने पढ़ चुका होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डेनमार्क। इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा, जहाँ पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। फूलों की कृषि कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या हो जाएगा, पहला है ट्रक फार्मिंग, दूसरा है कारखाना कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि और चौथा है पुष्पोत्पादन, यानी पुष्पोत्पादन, पुष्प का उत्पादन। तो फूल मतलब पुष्प, पुष्प का उत्पादन ही पुष्पोत्पादन कृषि हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोरिकल्चर, ये हो जाएगा आपका आंसर, पुष्पोत्पादन। ठीक, अब है चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। ये तो अब पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि रोपण कृषि, रोपण कृषि के बारे में बताया कि ये सब औपनिवेशिक समूहों द्वारा जो लाया गया था, ब्रिटिशों द्वारा लाया गया था। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कोल खोज, दूसरा है अंगूरोत्पादन, अंगूर का उत्पादन हो गया, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर घ, रोपण कृषि। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि
नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। पहला है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र, दूसरा है अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्र और तीसरा है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, चौथा है अमेजन बेसिन। तो नहीं का बात की जा रही है। तो ये जो जितने भी है अमेरिका, अर्जेंटीना और यूरोपियन सारे जो क्षेत्र हैं इसके प्रेयरी क्षेत्र, पम्पास और स्टेपी, सब में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब कि बिजनेस वाले कृषि जो बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। लेकिन इस अमेजन बेसिन में वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किए जाते हैं। इसका आंसर घ हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजार या सब्जी कृषि, दूसरा है भूमध्य सागरीय कृषि, और तीसरा है रोपण कृषि और चौथा है सहकारी कृषि। तो बताइए कि खट्टे रसदार फल, जैसे कि खट्टे रसदार फल अंगूर सब की खेती कहाँ होते हैं? छठा को इसका कहाँ होते हैं तो आपने पढ़ चुका होगा कि जो भूमध्य सागर के क्षेत्र हैं वहाँ पे इन सब खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ख। सातवां है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन, कर्तन दहन वही जला के फिर वहाँ पे साफ करके वो कृषि जो की जाती है, जो आदिम समय में की जाती थी, वो वाली कृषि के प्रकार हैं। तो पहला है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिकालीन निर्वाहक कृषि, तीसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और चौथा है मिश्रित कृषि। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये आदिकालीन निर्वाहक कृषि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं ऊपर। ये है 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक ही फसल, एक ही खाद्य उत्पादन किया जाता हो। पहला है डेयरी कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि, चौथा है वाणिज्य अनाज कृषि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एकल कृषि का नहीं का बात कर रहे हैं तो वो मिश्रित कृषि हो जाएगा, क्योंकि ये एकल कृषि नहीं है। बाद में कि डेयरी कृषि में दूध का उत्पादन है, रोपण कृषि में भी और जो गन्ना सब ये सब जो कोई एक फसल का बहुत बड़े बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है। और वाणिज्य अनाज कृषि में भी कोई गेहूँ चावल जिसका भी हो, मकई सबका बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। पर मिश्रित कृषि में बहुत सारे फसल को मिला करके एक बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। तो ये हो गया एकल कृषि का प्रकार नहीं है मिश्रित कृषि। इस तरह से चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 जो कि द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? पहला है हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। बिल्कुल सही है कि हुगली के जो किनारे हैं जूट कारखाने, वो सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण ही स्थापित हुए हैं। दूसरा है चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। तीसरा है कि खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला की शक्ति को महत्व को कम किया है। कोयला की शक्ति के महत्व को कम जरूर किया है। खनिज तेल आने से, जल विद्युत शक्ति आने से जो है कोयला की शक्ति जो है महत्व कम हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। चौथा जो है वो लिखा हुआ है कि पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। बिल्कुल सही बात है। तिरुवनंतपुरम हो गया, पारादीप हो गया, इन सारे पत्तन नगरों ने क्या किया है कि उद्योग को आकर्षित जरूर किया है। तो सही हो जाएगा। तो इसका असत्य क्या है, मतलब इसका कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, ये जो है गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि स्वच्छंद उद्योग होता क्या है? स्वच्छंद उद्योग ऐसा उद्योग जो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता हो, जिसमें कच्चे माल की जो है वो मात्रा कि वजन जो है कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये कहीं पर भी निर्माण की जा सकते हैं। स्वच्छंद उद्योग उसे बोलते हैं हम लोग। स्वच्छंद उद्योग ने आप चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे यह संघटक पुर्जों पर ही निर्भर करते हैं। इसमें उत्पादन भी कम मात्रा में ही होता है और श्रमिकों की इसमें कम आवश्यकता होती है
और इसका जो खास बात है इस उद्योग का, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये संरक्षण उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो संरक्षण उद्योग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? संरक्षण उद्योग का एग्जाम्पल आप सोचिए कि जिसमें कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, निर्भरता ना हो, उसमें कहीं भी खोला जा सकता हो, ऐसा उद्योग क्या हो सकता है? आईटी उद्योग हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उद्योग हो सकता है, और जो है ये हीरा प्रसंस्करण जो उद्योग है वो कहीं भी खोले जा सकते हैं। इसमें हीरा जो है आप कहीं पर भी वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे खोले जा सकते हैं। दवा का जो उद्योग है, दवा का उद्योग भी कहीं खोले जा सकते हैं। ये सारे संरक्षण उद्योग के अंदर आ जाएगा। तो अब गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये चीनी, सूती, वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग संरक्षण उद्योग है, ये आ जाएगा कि हाँ ये है, सच है, इसको बताया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। संरक्षण उद्योग का मतलब ही होता है ऐसा उद्योग जो कच्चे माल पे आधारित ना हो। आप देखो चीनी में भी आपको गन्ने पे आधारित रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चलाने के लिए आपको सस्ता श्रमिक चाहिए। सूती वस्त्र में भी आपको जो है कच्चा माल चाहिए। वनस्पति तेल उद्योग के लिए भी आपको कच्चा माल चाहिए और सस्ता परिवहन चाहिए, इन सब के लिए। पर संरक्षण उद्योग से तात्पर्य है कि जिसमें इन सारी चीज़ें की आवश्यकता नहीं हो। ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। व्यक्तिगत सिर्फ पूंजीवाद में होता है। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है मिश्रित समाजवाद, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन, ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि कच्चे माल का उत्पादन करता है अन्य उद्योगों के लिए? पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है इसमें छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है आधारभूत उद्योग, और चौथा है स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग नहीं होगा, कुटीर उद्योग नहीं होगा, छोटे पैमाने के उद्योग नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग, जिसमें जैसे कि लोहा का उद्योग है, जिसमें लोहा बनाया जाता है। तो ये सब लोहा किसके लिए यूज होता है? लोहा कई सारे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है उसका। चौथा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? जो सही मेल खाता है, ये बोल रहा है कि सही मेल खा रहा है। ठीक है। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स, नहीं, गलत है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है कि वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, नहीं। चौथा है लोह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, तो आप बुक में पढ़ चुके हैं कि लोह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग की बिल्कुल सही मेल खाता है। लॉस एंजिल्स जो है, लॉस एंजिल्स सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। लॉस एंजिल्स सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। लुसाका जो है आपका वो विनिर्माण या फिर बैंकिंग से जो रिलेटेड उद्योग है उसके लिए जाना जाता है। और इसके बाद जो है ये फ्लोरेंस आपका फैशन से रिलेटेड जो भी उद्योग है उसके लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस फैशन से। चैप्टर नंबर 7 पे बढ़ते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ये तो बहुत सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। खेती तो आप प्राथमिक में आ जाएगा। बुनाई जो है आपका किस में आ जाएगा? द्वितीयक में आ जाएगा। आखेट जो है, आखेट शिकार करना, वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन जो व्यापार है वो किस में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? नहीं पे जोर दिया गया है। हाँ, नहीं, ये सब आपको एग्जाम में जरूर ध्यान देना है कि कौन सा हाँ बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है। पहला है कि इस्पात प्रगलन, इस्पात को जो पिघलाया जाता है वो। दूसरा है वस्त्र निर्माण। तीसरा है मछली पकड़ना, और चौथा है टोकरी बुनना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक सेक्टर की क्रियाकलाप नहीं है तो इस्पात प्रगलन जरूर है, वस्त्र निर्माण है ना, टोकरी बुनना भी है, लेकिन मछली पकड़ना जो है इसका ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तीनों क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ये सब क्या है? शहर है। शहर में ज़्यादातर क्या होगा? खेती तो होगा नहीं, प्राथमिक क्रिया तो होगा नहीं, प्राथमिक क्रिया तो होगा नहीं, द्वितीयक क्रिया होता है, पर ये जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन सब क्षेत्रों में उतने नहीं होते हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है नहीं ये। द्वितीयक से ज़्यादा इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? तृतीयक रोजगार सेवा जो है जो जरूर सेवा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा प्रश्न है कि ये रहा मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। उच्च परिमाण यानी कि हाई लेवल डिग्री और स्तर और अन्वेषण रिसर्च वाले सम्मिलित होते हैं, कहलाते हैं। पहला है द्वितीयक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप में जो हायर जो एजुकेशन मिला है, जो डिग्री प्राप्त कर लिया है, रिसर्च करते हैं, जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर सब हो गए, वो सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएगा। पंचम क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा? पंचम क्रियाकलाप में जो भी जैसे कि इसरो, नासा सब हो गए, जो सैटेलाइट्स जो होगी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई, ये सब क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप में आ जाएगा। उसके बाद है हाँ, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित नहीं है? चतुर्थ सेक्टर से संबंधित नहीं है। पहला क्या है? संगणक विनिर्माण। दूसरा क्या है? विश्वविद्यालय अध्यापन। तीसरा है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। और चौथा है पुस्तकों का निर्माण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चतुर्थ सेक्टर अभी बताए हैं, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है वो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अध्यापन। विश्वविद्यालय अध्यापन। छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। दूसरा है कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों का भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। तीसरा है कि बीपीओस के पास केपीओस की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। चौथा है कि कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष। बीपीओ और केपीओ, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोनों आउटसोर्सिंग के ही प्रकार है, बीपीओ और केपीओ। तो बीपीओ के अंदर में केपीओ आ जाता है। अब लेकिन के बीपीओ मतलब बिजनेस, उसमें बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि कॉल सेंटर वाले हो गए ये सब। लेकिन जो केपीओ इसमें नॉलेज बेसिस होता है। अब सिंपल सी बात है कि नॉलेज वाले के पास ज़्यादा जो व्यावसायिक अवसर होंगे कि इसी बीपीओ के पास। सिंपल सी बात है कि केपीओ के पास ज़्यादा व्यावसायिक अवसर होंगे। तो अब इसमें असत्य कौन है, गलत कौन है? तो गलत यही है, आपका आंसर ग हो जाएगा, क्योंकि पहला है कि बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। बिल्कुल सही कि जो बाह्य आउटसोर्सिंग होते हैं वो दक्षता को भी बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग करती है तो ये होता है। कभी कभार यांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों के लिए भी आउटसोर्सिंग की जा सकती है। चौथा है कि काम के आउटसोर्सिंग करने वाले देश, बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि जो उस देश में काम करने वाले लोग हैं, हाँ, उस देश में काम करने वाले लोग रहते हुए भी कंपनियां जब बाह्य स्रोतन करती है, बाहर से जो आउटसोर्सिंग करवा लेती है न, बाहर से मजदूर मंगा लेते हैं बाहर से, या फिर कह सकते हैं कि हम कॉल सेंटर बना के रखे हैं, अपनी कामों को दूसरे देशों में बांट देते हैं, भेज देते हैं, तो वहाँ के लोगों में असंतोष काम करने वाले जो उसमें पाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जो है चैप्टर 8, 9 और 10, ये इसका हम पार्ट 3 में कर लेंगे एक बार, और इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 3 में।